A very good morning to all future officers. आज की डेट है अगस्त 28. So without any late, let's begin our newspaper probable question discussion. आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम अपने वीडियो में इंक्लूड किया है, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, सेस क्रीमी लेयर, ऑपरेशन रैप स्पीड, सृजन पोर्टल, पार्सल हैना आइलैंड्स, ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड काफ़ी अदर न्यूज़। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ऑपरेशन रैप स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सृजन पोर्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो आइलैंड जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के, जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ट्राइब्स जो अंडमान में है कम है, बट इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट न्यूज़। फ्रंट पेज द हिंदू पे ये न्यूज़ आई है एंड दिस न्यूज़ contain two important words. First word is act of God and second word is cess. तो इन दो वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे, बट उससे पहले इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट जान लें। कोविड-19 को निर्मला सीतारमण जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एज ए एक्ट ऑफ गॉड कहा है। ये एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है? एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा प्रोविज़न है, इसको फोर्स मेजोर भी कहा जाता है, और ये उन इवेंट्स, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चीज़ें ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हों। सीधी और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो इंसान कार्य नहीं कर सकता, जो उसकी क्षमता के बाहर है, और वो चीज़ें एक डिजास्टर बने, एक नेचुरल डिजास्टर बने, तो वो चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में कंसीडर की जाती हैं। निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि जो इकोनॉमी गिर गई है करंटली पेंडेमिक की वजह से, वो एक्ट ऑफ गॉड में कंसीडर है। एक जो पेंडेमिक है उसको एक्ट ऑफ गॉड हम कह सकते हैं, और उसमें इकोनॉमी गिरना ही था, एक स्वाभाविक चीज़ है। और उन्होंने ये कहा है कि सेस जो कलेक्शन है, अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, वो चीज़ बढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो जो इकोनॉमी गिरी है उसका बस 22% ही सेस के थ्रू फुलफ़िल हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो दो वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ अब छोड़ सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड हमने आपको बता दिया। सेस के बारे में बात करते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सेस एक टाइप का टैक्स चार्ज होता है जो कि एक टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही लगता है, समझे? इट मीन्स हम कोई अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसको हम एमआरपी पे ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली जिस पे एमआरपी 32 रुपीज़ है, तो अगर सेस चार्ज उसके ऊपर लगेगा तो 32 के ऊपर ही सेस चार्ज होगा, यानी वो 32 से 34 हो सकती है, 35 हो सकती है, जितना सेस चार्ज लगाया जाएगा। तो सेस चार्ज एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि टैक्सेबल लायबिलिटीज़ के ऊपर ही लगाया जाता है। इंडिया में टबैको के ऊपर सेस चार्ज लगाया जाता है। अब सेस चार्ज जो है ये किस लिए लगाया जाता है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो सेस चार्ज है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब फंड रेज करने होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो फिर लगाया जाता है। इट मीन्स अगर थोड़ा इकोनॉमी में भी लग रहा है कि हाँ हमें पैसों की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेस चार्ज लगा सकती है। सेस चार्ज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है गवर्नमेंट का, और इसे जैसे ही इसका मकसद पूरा हो जाता है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों टैक्सों पे लगाया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों टैक्सों पे लगाया जाता है। अब जैसे सेस चार्ज के अगर एग्जांपल्स बताएं तो डिजास्टर रिलीफ के पर्पस के लिए लगाया जा सकता है, जनरेटिंग फंड फॉर क्लीनिंग रिवर्स, और कई अन्य चीज़ों के लिए सेस चार्ज लगाया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो सेस चार्ज है वो रखा कहाँ पे जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, और गवर्नमेंट उसको कुछ परफेक्ट, कुछ पर्टिकुलर पर्पस को यूज़ करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए इनकम टैक्स को यूज़ करती है, कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ कर सकती है। सेम यही चीज़ सेस चार्ज के साथ भी होती है। गवर्नमेंट उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखती है एंड उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बट एक छोटा सा डिफरेंट है कि गवर्नमेंट को कुछ परमिशंस की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर एक पैनल बैठेगा, एक डिस्कशन होगा, और फिर वो जो सेस मनी है, जो रेवेन्यू सेस चार्ज से जनरेट हुआ है, उसको यूज़ करा जाता है। इंडिया में जो विभिन्न टाइप के सेस चार्जेस लगाए जाते हैं कुछ ऐसे हैं
जिसमें कि एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, रोड सेस, फ्यूल सेस, क्लीन एनर्जी सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये सारी चीज़ें सेस लगाई जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़, स्टेट कैन हैव सब ग्रुप्स एमंग SC/ST, ये कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो स्टेट है वो अब SC/ST के सब ग्रुप्स बना सकते हैं। सब ग्रुप्स बनाने का क्या मतलब है? इट मीन्स, देखिए, SC/ST तो पहले ही एक ग्रुप है, एक कैटेगरी बनी हुई है, और उसके भी सब ग्रुप बना दिए जा सकते हैं, यानी उसके भी विभिन्न प्रकार के ग्रुप बना दिए जा सकते हैं, जिसमें स्टेट ही तय करे कि वो किस बेसिस पे बनाएगा। अब ये चीज़ क्यों आई न्यूज़ में? इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर वीकेस्ट ऑफ वीक के लिए। वीकेस्ट ऑफ वीक मीन्स, देखिए, जो स्केड्यूल कास्ट होती है, स्केड्यूल ट्राइब होती है, उसमें उसके लिए अलग अलग प्रोविज़न है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है ताकि जो वीकर सेक्शन है वो एजुकेट हो सके, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सके। बट कुछ जो सेक्शंस हैं SC एंड ST के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वीकेस्ट ऑफ द वीक है, मतलब वीक में भी जो सबसे कमज़ोर है तबका, उसके लिए ये चीज़ हमने बोली है। और जो स्टेट है वो उन ग्रुप को भी सब ग्रुप करके उनको बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है। ये हमें जानना ज़रूरी है कि ST एंड SC कौन सा आर्टिकल में आता है, बिकॉज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो जो स्केड्यूल कास्ट है वो आर्टिकल 341 के अंदर आता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड 342 के अंदर आता है स्केड्यूल ट्राइब। एक वर्ड और यूज़ होता है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर एक काइंड ऑफ वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्रीमी लेयर एक वर्ड, जो टर्म है वो यूज़ की जाती है उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि हाईली एडवांस्ड है सोसाइटी में, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली स्टेबल है, राइट। ये बैकवर्ड क्लासेस के उन पर्सन्स के लिए यूज़ होता है जो कि एजुकेटेड हैं, अच्छा रहन सहन है, इकोनॉमिकली सेटल्ड है, और मतलब खुद को भी नहीं मानते हैं इन बैकवर्ड क्लास। आप समझ रहे हैं, मतलब वो गरीबी में नहीं आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन नहीं है, अच्छी एजुकेशन है। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का अगर कोई पर्सन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि गरीब हो, ज़रूरी नहीं है वो एजुकेशनल उसकी कम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार देखा गया है कि बहुत अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं इन क्लासेस के, तो वो लोग, उन लोगों के लिए टर्म यूज़ होती है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो पहली बार टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी वो सनातन कमीशन 1971 में इंट्रोड्यूस की गई थी बाय सनातन कमीशन। और इस क्रीमी लेयर को, ये जो क्रीमी लेयर है ये एलिजिबल नहीं है जो गवर्नमेंट के एजुकेशनल और प्रोफेशनल बेनिफिट प्रोग्राम्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट जो गरीब तबके SC ST के लिए जो एक प्रोग्राम लॉन्च करती है, कोई स्पॉन्सर, कोई स्कीम निकालती है, तो क्रीमी लेयर नॉट एलिजिबल होती है, यानी क्रीमी लेयर पे वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर बिट्रेइंग स्टेट्स बाय नॉट पेइंग GST कंपनसेशन। मनीष सिसोदिया जी का ये कहना है। इसमें से बस हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ व्हाट इज़ GST कंपनसेशन। GST कंपनसेशन क्या है? देखिए, जो GST कंपनसेशन एक्ट है, जो बिल पास हुआ था, वो पास हुआ था 2017 में, मार्च 2017 लोकसभा में ये पास हुआ था। और इस बिल का मेन काम क्या है, इस कंपनसेशन का काम क्या है? देखिए, स्टेट के अंदर जब कोई, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर जब कोई लॉस होता है रेवेन्यू में, जब GST इम्प्लीमेंट होती है, तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल फंड प्रोवाइड करता है। उसी फंड को कहा जाता है GST कंपनसेशन। इट मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किसी स्टेट में रेवेन्यू प्राप्त होना था वो उस लेवल पे नहीं हुआ, जितना परसेंटेज रखा गया था उतना नहीं हुआ, वो कम हुआ है उससे, तो उस चीज़ को फिलअप करने के लिए सेंट्रल कुछ फंड प्रोवाइड करेगा, तो उसी चीज़ को कहा जाता है GST कंपनसेशन फंड। अब जो ये फंड है ये कैसे करके देखा जाता है कि क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? तो जो ग्रोथ रेट होती है स्टेट की वो 5 साल के पीरियड में एज्यूम की गई है कि 14 पर एनम होनी चाहिए। उससे अगर कम है तो GST कंपनसेशन फंड दिया जा सकता है। और जो कंपनसेशन फंड है वो पेबल है एवरी 2 मंथ, एंड ऑफ एवरी 2 मंथ। तो हर महीने, हर 2 महीने के एंड में ये चीज़ दी जाएगी।
यही चीज़ मनीष सिसोदिया जी की कहनी है कि जीएसटी कंपनसेशन फंड सेंटर की तरफ से नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वाइटल्स ऑफ पुणे वॉलंटियर नॉर्मल, कुछ कोविड से रिलेटेड है, देख लेते हैं क्या है। एक वैक्सीन की बात हुई है, कोविशील्ड वैक्सीन इंपॉर्टेंट वैक्सीन है बिकॉज इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं इंडिया में। किसने डेवलप की है? जेनार इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया है स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से। इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये कोविड वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोविशील्ड। एंड ये वैक्सीन को कौन इंडिया में अभी इसके ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, SII इसकी शॉर्ट फॉर्म है, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने पार्टनरशिप की है आस्ट्राजेनेका ने मैन्युफैक्चर किया है इसे, आस्ट्राजेनेका के साथ आस्ट्राजेनेका के साथ मैन्युफैक्चर पार्टनरशिप की है और ये मैन्युफैक्चर करेगा इस कोविड वैक्सीन को इंडिया में फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। एक तो इंडिया में करेगा और जो अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पे करेगा। तो अभी ये इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, सेकंड फेज़ पे है एंड अभी फ़िलहाल तो सारी गुड न्यूज़ चल रही है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो ये ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन है ये डेवलप किसने करी है? जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कोलैबोरेट किया है स्वदेशी फार्मा के साथ। अब एक ऑपरेशन की बात हुई है, ऑपरेशन रैप स्पीड। ये कौन सा ऑपरेशन है? देखिए, ये ऑपरेशन US फेडरल गवर्नमेंट ने विभिन्न जो उनकी एजेंसीज़ हैं, हेल्थ एजेंसी, ह्यूमन सेक्टर एजेंसी, उनके साथ मिलके ये कोलैबोरेशन में एक ऑपरेशन चलाया है। और इस ऑपरेशन का मेन काम ये है कि जो कोविड-19 जो कोविड अभी पेंडेमिक चल रहा है उसकी ड्रग बनाने के काम को एक्सेलरेट करना। तो बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑपरेशन रैप स्पीड है, US फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है और इसने एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन फॉर कोविड-19। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड आसियान मस्ट शेड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये गोयल जी का कहना है। इसमें से इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आसियान कंट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ पे कंट्रीज़ हैं। देखिए, आसियान की फुल फॉर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, तो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ इसमें एसोसिएटेड है। सॉरी, थोड़ा मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है बिकॉज ऐसा कोल्ड हो गया है, नथिंग सीरियस, तो वॉइस में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर 10 कंट्रीज़ आती है आसियान के अंदर। कौन कौन सी? ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये 10 कंट्रीज़ आती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये लोगो है। एंड फाउंडेड कब हुई थी? 1967 में, 8 अगस्त 1967 में ये फाउंडेड हुई थी। इस जो ये एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इसका काम क्या है? देखिए, ये इसका काम है कि जो ये ग्रुप है 10 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप है, इसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपस में ही। ये एक रीजनल ग्रुप है, तो हमें इसकी कंट्रीज़ याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इस आसियान के अंदर आती है। तो ये 10 कंट्रीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ ये आप देख लीजिए, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन में है ये आसियान कंट्रीज़ है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये है आसियान कंट्रीज़। और जो ये लाइट ब्राउन कलर में है ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान के। तो आप देख सकते हैं जैसे चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन के साथ है। ये आप PDF जब डाउनलोड करेंगे तो इस इमेज को आप सेव करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया कैन बी वेपन्स सप्लायर, ये हमारे PM का कहना है। अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है और
ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ जो डिफेंस और वेपन से रिलेटेड है वो है सृजन पोर्टल। 2 दिन पहले न्यूज़ में था, इसको हम जानते हैं कि पोर्टल क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया था अभी। तो इस पोर्टल का काम क्या है, देखिए ये पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करेगा वेंडर्स को आइटम्स के लिए। कौन से आइटम? डिफेंस आइटम्स के लिए। इट मीन्स ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये रही srijan-defense.gov.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेंडर्स को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन कौन सी पार्ट्स इंडियन डिफेंस यूज़ करता है, ठीक है। उनका फ़ायदा क्या होगा कि जो वेंडर्स हैं वो देख के खुद इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। वो मतलब वहाँ से पूरा डेटा ले लेंगे। अगर मान लीजिए एक्स एक वेंडर है और एक्स ने वेबसाइट विजिट करी srijan-defense.gov.in, तो वहाँ पे उसने देखा कि एक प्रोडक्ट उसे दिखा और जो कि डिफेंस में यूज़ होता है, तो एक्स को लगा कि वो उसे मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो वो उस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा कि मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ यही होगी कि जो डिफेंस हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो मैक्सिमम पार्ट हैं, और हो सकता है कि पूरा कोई एक डिफेंस सिस्टम ही इंडिया में बन जाए, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी अच्छा है। तो इंडिगनाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें, और मेक इन इंडिया की तरफ वो बढ़े डिफेंस सेक्टर में भी। तो ये चीज़ आप, ये पोर्टल ध्यान रखिएगा, सृजन पोर्टल नाम है इसका, और ये डिफेंस रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़, रशिया से अभी जो हमारा S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2021 के एंड में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन आ चुका है। एंड कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स अभी होपफुली साइन हो जाएंगे। MiG-29 का, Su-30 MKI फाइटर जेट्स का एंड 6 Ka-31 हेलीकॉप्टर्स का, ये भी इंडिया में आ सकते हैं फ्रॉम रशिया। तो आप इनके बस नेम याद रख लीजिए, ओरिजिन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री का ओरिजिन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। MiG-29, Su-30 MKI एंड Ka-31 हेलीकॉप्टर्स, ये रशियन है। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी चाइना वहाँ पे ड्रिल्स कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है। तो ये आप आर्टिकल एक तो पूरा पढ़िएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो हम आज इंक्लूड कर रहे हैं, 2 आइलैंड हैं, उनको हम देखते हैं कहाँ पे हैं, बिकॉज वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एक आइलैंड है हाइनैन आइलैंड और दूसरा है पार्सेल आइलैंड। तो ये 2 आइलैंड है। पार्सेल आइलैंड को जीसा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका नेम है। एंड हानोक सा आर्किपेलियो, ये भी उसका नेम है, सॉरी अगर मिस प्रोनाउंस हुआ हो। तो जीसा आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इन दोनों आइलैंड की जो लोकेशन है। ये देखिए, ये रहे साउथ चाइना सी, ये रहा साउथ चाइना सी, एंड ये रहे पार्सल आइलैंड्स। होपफुली क्लियर दिख रहा हो, हाँ जी, ये रहा पार्सल आइलैंड्स। यहाँ पे अभी साउथ चाइना सी ने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है इस साउथ चाइना सी में, चाइना। एंड ये पार्सल आइलैंड है, ये वाला एरिया, दिस वन। एंड हेनोइन जो आइलैंड है वो ये है, ये पूरा वाला आता है हेनोइन आइलैंड के अंदर। तो आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है इंडिया से यहाँ पे लगा हुआ। ये देखिए, और पास में ही कौन सी कंट्री है, वियतनाम। ये चीज़ याद रखिएगा, वियतनाम इसके काफ़ी पास है, पार्सल आइलैंड के एकदम पास में है वियतनाम। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फाइव मेंबर्स ऑफ ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्ट पॉजिटिव। ग्रेट अंडमान जो ट्राइब है वो अंडमान आइलैंड जो है वहाँ पे का एक ट्राइब है, और ये एक वनरेबल ट्राइब में से आता है। तो ट्राइब इम्पॉर्टेंट है। कुछ और ट्राइब भी हैं जो अंडमान में टोटल नंबर में पाए जाते हैं। 5 ट्राइब्स हैं, द ज्वारास, नॉर्थ सेनेटलीज, ग्रेट अंडमानडीज, ओंगी एंड शॉपेन। ये 5 ट्राइब हैं जो अंडमान में हैं वहाँ पे मौजूद। तो ये पांचों के पांचों वनरेबल ट्राइब्स हैं।
ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ट्राइब्स के नेम आप याद रख लीजिए, बिकॉज ये ट्राइब्स पूछे जा सकते हैं कि कौन से आइलैंड में ये ट्राइब है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखती है। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ऐसा कुछ खास नहीं है बट ट्राइब से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्वाराज और जो नॉर्थ सेनेटलीज है, ये दो जो ट्राइब्स हैं, ये अभी क्या है कि मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में सम्मिलित नहीं हुए। इट मीन्स इनको अभी लोगों से मिलने जुलने और इस चीज़ का उतना एक्सपोजर है मिला नहीं है, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो ये थोड़ा हॉस्टाइल है, ये अलग रहते हैं, ये दूर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्थ सेंट्रलीज है वहाँ पे तो किसी और पर्सन का आना भी अलाउड नहीं है। ओके, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट 2018 में हुआ था, एक यूएस का सिटीज़न की वहाँ पे डेथ हो गई थी। जैसे ही वो वहाँ पे लैंड करने का उसने ट्राई करा इस ट्राइब में, नॉर्थ सेंट्रलीज में, तो उन्होंने बो एंड एरो से उसको मार दिया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है। बट कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे जाना अलाउड है, तो वहाँ पे क्या होता है, बस से एक 2 आवर का एक लाइक सफारी होती है और वहाँ पे पूरा वो एरिया घुमाया जाता है ट्राइब्स का, तो वहाँ पे जाया जा सकता है। बट ये कुछ जो एरियाज़ हैं, कुछ ट्राइब है, यहाँ पे जाना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, छोटी छोटी 2 न्यूज़ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कल के न्यूज़ में आई थी। महिंद्रा एंड इज़राइल की REE जो कंपनी है, दैट इज़ REE ऑटोमोटिव इज़राइल की, इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। और किस चीज़ के लिए साइन किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब REE एंड महिंद्रा ने साइन किया है। REE कहाँ की कंपनी है, इज़राइल की। एक छोटी सी न्यूज़ है, टिकटॉक के जो चीफ़ हैं उन्होंने कंपनी छोड़ दी है। चीफ़ का नेम याद रखना है, क्यों छोड़ी, क्या करा, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट केविन मेयर, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टिकटॉक काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था, बैन भी हुआ एंड ऐसा कुछ। तो केविन मेयर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंपनी के अभी CEO थे जिन्होंने अभी क्विट किया है, तो टिकटॉक कंपनी के वो CEO थे। आज के डिस्कशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। आज से हमारे डिस्कशन फिर से रेगुलर आएंगे एंड आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे डिस्कशन पसंद आते हैं। एंड आप इस डिस्कशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।